जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण के उपाय। ठीक है, तो इसमें 3 चीज आपको बता दिए थे। जनसंख्या नियंत्रण, पहला गर्भ निरोधक का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार, बता दिए सब, ठीक है ना, प्रचार प्रसार। दूसरा छोटे परिवार वाले, छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहन देना। और तीसरा है वैधानिक पहल। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हैं, जरा इसको देख लीजिए। इसको लिखा है आपको कि गर्भ निरोधक का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार, यानी कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, सरकार को बड़े पैमाने पर गर्भ निरोधक का प्रचार प्रसार करना चाहिए। आप देख भी रहे हैं कि सरकार क्या करती है। हमने आपको बताया था ना कि परिवार कल्याण या परिवार नियोजन विधि के द्वारा, जिसे परिवार कल्याण नियोजन विधि भी कहा जाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा सरकार क्या करती है, बड़े पैमाने पर श्रव्य और दृश्य के द्वारा क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट का कार्य करती है। ठीक है ना, पत्रिकाओं के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, या एड दे करके, ठीक, पंपलेट के द्वारा। तो वही चीज कह रहा है कि अगर जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण लाना है तो जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण का सबसे पहला उपाय है कि गर्भ निरोधक का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि क्या हो सके, जनसंख्या की वृद्धि को रोका जा सके। दूसरी चीज, छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहन दिया जाए। आप जानते हैं ना कि परिवार नियोजन एक विधि आई थी जिसमें कि सरकार ने क्या किया था कि सरकार ने परिवार नियोजन विधि चलाई। उसमें लोगों ने एक नारा दिया, क्या दिया था, हम दो हमारे दो, यही तो दिया। हमने आपको बताया था कि उल्टा त्रिकोण इसका क्या है, चिन्ह होता है। आप हॉस्पिटलों पर जाएंगे तो हॉस्पिटलों पर आपने देखा होगा इस तरीके का चिन्ह आपको मिलता है और लिखा होता है हम दो हमारे दो, सीमित परिवार सुखी परिवार। तो कह रहा है कि अगर जनसंख्या वृद्धि को कम करना है तब क्या करना पड़ेगा, ऐसे दाम्पत्य, मतलब ऐसे माता पिता जो क्या है, सीमित परिवार जिनके पास है, मतलब हम दो हमारे दो, उनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, या उनको सरकार के द्वारा पुरस्कार मिलना चाहिए, या कोई ऐसा नियम सरकार बना दे कि इन लोगों को कुछ अलग से पुरस्कृत किया जाए। तब उसको देख करके लोग क्या करेंगे, छोटे परिवार का महत्व समझेंगे। तो धीरे धीरे जब ये नारा दिया गया तो कि हम दो हमारे दो, या जो सीमित परिवार है उनको प्रोत्साहन दिया गया, तो अब लोग इसको गांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको अपनाने लगे हैं। तो यही कारण है कि जनसंख्या वृद्धि को इन्हीं कारणों से रोका जा सकता है। शहरों में बहुत सारे लोगों ने भी यह नारा दिया कि हम दो हमारे एक, ठीक है। तो उसी तरीके से गांव में जब सीमित परिवार के लाभ लोग देखते गए तो उन्होंने भी क्या कर दिया, अपना परिवार सीमित करना शुरू किया। तो अगर जनसंख्या को कम करना है तो इस प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे लास्ट चीज आपके पास है वैधानिक पहल। तो सरकार ने एक वैधानिक पहल किया। हमने आपको बताया था ना कि सरकार ने क्या किया कि निर्धारित कर दी कि लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए, लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। इससे कम उम्र के बच्चे अगर शादी किया जाएगा या कोई दाम्पत्य, कोई माता पिता अगर इस तरीके का व्यवहार करते हैं कि कम उम्र में अपने बच्चों की शादी करते हैं, तो उनके लिए सरकार ने कठोर कानून बना दिया। वह क्या है, दंडनीय अपराध है। ये शादी मान्य नहीं होगी सरकार के नियम से।
क्लियर। तो क्यों, इसका रीजन यह हुआ, हमने आपको बताया था ना कि जनसंख्या वृद्धि के कारणों में से एक कारण यह भी था कि भारत का जलवायु क्या था, बहुत गर्म था। तो गर्म होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया कि जो एट प्यूबर्टी की प्रक्रिया हुई वो बहुत तेजी से बढ़ी। यानी कि आप देखेंगे 14 से लेकर के 16 साल एट प्यूबर्टी बॉयज में होता है, ठीक, 10 से लेकर के 13 साल एट प्यूबर्टी गर्ल में हो जाता है। तो जब आप इन बच्चों की क्या करेंगे, अगर जल्दी शादी करा देंगे तो गर्ल्स में जो मेनोपेज की अवस्था है 45 ईयर है, तो अब क्या होगा कि अधिक मात्रा में वो क्या करेंगे, संतानें उत्पन्न कर सकते हैं। तो सरकार ने क्या किया है कि एक निश्चित मात्रा बना दी है कि लड़के की शादी 21 साल, लड़की की शादी 18 साल। इसके ऊपर भी सरकार ये चाहे तो ऐसा कानून बना सकती है कि इस उम्र सीमा को वो बढ़ा दे। अगर बढ़ा देगी तो क्या हो जाएगा, तब भी जनसंख्या वृद्धि पर और भी रोक लग सकता है। तो ये वैधानिक पहल है जो सरकार के द्वारा अपनाया गया। तो इस जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे नियंत्रित करेंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे कि गर्भ निरोधक का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे कि सब लोग गर्भ निरोधक के बारे में जान लें। क्योंकि भारत में जो अशिक्षित जनसंख्या है वो गर्भ निरोधक के बारे में नहीं जानती है, या जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं वह गर्भ निरोधक के बारे में नहीं जानते हैं या उसके ऊपर बात करना भी नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए गर्भ निरोधक को बड़े पैमाने पर उसका प्रचार प्रसार करने की प्रक्रिया सरकार ने अपनाई। दूसरी चीज, जो छोटे परिवार वाले दाम्पत्य को प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया अपनाई। और उसके बाद वैधानिक पहल की हम बात कर रहे हैं कि जो वैधानिक पहल की बात करेंगे कि मीन्स की सरकार ने एक वैधानिक पहल किया कि लड़के की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। तो इस तरीके से और भी बहुत कारण है कि जनसंख्या को कैसे रोका जा सकता है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हो गए। क्लियर। चलिए अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग। ये हम आपको बता चुके हैं कि हमने कहा कि थोड़ा सा अगला टॉपिक आपका गर्भ निरोधक। एक आदर्श गर्भ निरोधक वे होते हैं एक आदर्श गर्भ निरोधक वे होते हैं एक आदर्श गर्भ निरोधक वे होते हैं जो प्रयोगकर्ता के हितों की प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाले तथा साथ ही साथ आसानी से उपलब्ध हो जाए। साथ ही साथ आसानी से उपलब्ध हो जाए और प्रभावी हो तथा जिसका कोई भी जिसका कोई भी प्रभाव मतलब दुष्प्रभाव, कोई भी प्रभाव ना हो। दुष्प्रभाव
न हो एवं साथ ही साथ प्रयोगकर्ता, साथ ही साथ प्रयोगकर्ता मतलब जो प्रयोग करता हो, साथ ही साथ प्रयोगकर्ता की काम इच्छा प्रेरणा काम इच्छा प्रेरणा मैथुन प्रेरणा मैथुन में बाधक न हो, काम इच्छा प्रेरणा मैथुन आदि में बाधक न हो, ऐसे गर्भ निरोधक को आदर्श गर्भ निरोधक कहा जाता है। क्लियर? ऐसे गर्भ निरोधक को आदर्श गर्भ निरोधक कहा जाता है। गर्भ निरोधक को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। निरोधक को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला प्राकृतिक या परंपरागत विधियां, प्राकृतिक या परंपरागत विधियां, प्राकृतिक एवं परंपरागत विधियां। दूसरा है रोध विधि। रोध कहते हैं वैरियर, रोध विधि यानी कि वैरियर। तीसरा है शल्य क्रियात्मक विधियां। शल्य क्रियात्मक विधि, इसमें आईयूडी आते हैं। वैरियर में आता है क्या? आईयूडी इंट्रायूट्रिन डिवाइस कहलाता है, और टीका के रूप में या अंतर रोप के रूप में, टीका के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो जरा देख लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि गर्भ निरोधक क्या है। गर्भ निरोधक की बात अगर करेंगे तो उसमें सबसे पहली चीज है कि एक आदर्श गर्भ निरोधक क्या होता है। तो एक आदर्श यानी कि गर्भ निरोधक का मतलब समझते हैं, जो गर्भ को क्या करे, गर्भ धारण को रोकता है, वही क्या कहलाता है? गर्भ निरोधक कहलाता है। तो कह रहा है कि एक आदर्श, अगर हम आदर्श गर्भ निरोधक की बात करेंगे तो एक आदर्श गर्भ निरोधक वे होते हैं जो प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाले तथा साथ ही साथ आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो आदर्श गर्भ निरोधक की पहचान क्या है? कि वह गर्भ निरोधक जो आसानी के साथ मार्केट में उपलब्ध हो जाता है और जो प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करता है। पहला पॉइंट तो याद रखिएगा कि आदर्श की बात कर रहे हैं कि आदर्श गर्भ निरोधक किसे माना जा सकता है। तो ऐसे गर्भ निरोधक कि जो उस गर्भ निरोधक का प्रयोग करे वह उसके हितों की ध्यान की रक्षा करे। दूसरी चीज, वह गर्भ निरोधक आसानी से उपलब्ध हो जाए।
ठीक, तो उसे हम कहते हैं, तीसरी चीज कह रहा है और प्रभावी हो, मतलब कि अगर उसका प्रयोग किया जाए तो वह प्रभावी हो, तथा जिसका कोई भी दुष्प्रभाव ना हो। अगर किसी भी प्रकार के गर्भ निरोधक का प्रयोग किसी कर्ता के द्वारा किया जा रहा है तो उसका कोई दुष्प्रभाव उसकी बॉडी पर ना पड़े। समझ रहे हैं ना। तीसरी चीज कह रहा है क्या कि प्रयोगकर्ता की काम, इच्छा, प्रेरणा, मैथुन आदि में बाधक ना हो, ऐसे गर्भ निरोधक को आदर्श गर्भ निरोधक कहा जाता है। तो आदर्श गर्भ निरोधक कौन है? ऐसे गर्भ निरोधक, पहली चीज जो कि क्या करे, कोई साइड इफेक्ट बॉडी पर न डाले। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी गर्भ निरोधक, ऐसा गर्भ निरोधक जो कि क्या करे, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट न डाले, जो आसानी से क्या हो जाए, जो आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाता है, जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और जो किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव क्या करे, प्रयोगकर्ता के ऊपर ना करे। जो प्रयोगकर्ता के कह रहा है काम, इच्छा, प्रेरणा और मैथुन आदि में बाधक ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श गर्भ निरोधक कहा जाता है। क्लियर? मतलब गर्भ निरोधक का मतलब है कि जो वह प्रक्रिया, मतलब वह संयंत्र जिसके द्वारा, या वह यंत्र जिसके द्वारा कि गर्भ धारण की प्रक्रिया को रोका जाए, वही तो गर्भ निरोधक कहलाता है। तो एक अच्छा गर्भ निरोधक क्या होगा? जो किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ना करे, जो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए, और जो जिसका कोई भी दुष्प्रभाव आपकी बॉडी पर ना पड़े, जो क्या हो, प्रयोगकर्ता के काम, इच्छा, प्रेरणा, मैथुन आदि में बाधक ना हो, वही कहलाता है क्या, आदर्श गर्भ निरोधक। तो गर्भ निरोधक को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, इसकी 3 विधियां हैं। पहली विधियां हैं प्राकृतिक या परंपरागत विधि, दूसरी है रोध जिसको बैरियर कहते हैं, बैरियर विधि, ठीक है, और तीसरी है शल्य क्रियात्मक विधि। तो गर्भ निरोधक में जब आप जाएंगे और प्राकृतिक या परंपरागत विधियों में आएंगे, तो हमने आपको बताया है कि ये क्या है, अंडाणु है, और ये क्या है, शुक्राणु है। तो जब अंडाणुओं का शुक्राणुओं से समकेन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो निषेचन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। और हमको क्या करना है, हमको अंडाणुओं को शुक्राणुओं से मिलने नहीं देना है। तभी तो हम क्या करेंगे, गर्भ निरोधक की बात तभी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्राकृतिक या परंपरागत विधियों की बात करेंगे तो उसमें कह रहा है, इसको कहते हैं नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। पहला चलते हैं इसी पर, ठीक है ना। तो चलिए पहला हेडिंग आप डाल दीजिए, परंपरागत या प्राकृतिक कहते हैं नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। गर्भ निरोधक की यह कैसी है, प्राकृतिक विधि है, नेचुरल विधि है। ठीक, इसमें क्या करते हैं, ये विधि अंडाणु और शुक्राणु के, ये विधि अंडाणु एवं शुक्राणु के, अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के लिए, रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये विधि अंडाणु और शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, जैसे जैसे पहला है अवैधिक संयम, अवैधिक संयम, जिसमें एक दाम्पत्य मासिक चक्र के, इसमें एक दाम्पत्य मासिक चक्र के
10वें मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान 10वें से 17वें दिन के बीच के दौरान मैथुन से बचते हैं। बीच की अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं, जिससे अंडोत्सर्ग की अपेक्षित अवधि मानते हैं, जिसे अंडोत्सर्ग समझ रहे हैं ना, ओव्यूलेशन, जैसे अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन की अपेक्षित अवधि मानते हैं। अपेक्षित अवधि मानते हैं, अपेक्षित अवधि मानते हैं। इस अवधि के दौरान निषेचन व गर्भधारण के अवसर, इस अवधि के दौरान निषेचन व गर्भधारण, इस अवधि के दौरान निषेचन व गर्भधारण के अवसर बहुत अधिक होने के कारण, गर्भधारण के अवसर बहुत अधिक होने के कारण, इसे हम निषेच अवधि, फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं। इसे हम निषेच अवधि, फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं, फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं। इस तरह से इस दौरान मैथुन न करने से, इस दौरान मैथुन न करने से गर्भधारण नहीं होगा, करने से गर्भधारण से बचा जा सकता है। बचा, क्लियर? तो ये आपका है प्राकृतिक या परंपरागत विधियों में पहला आपका है क्या, अवैधानिक संयम, ठीक है, जिसमें कि जो क्या है, दाम्पत्य हैं। तो कह रहा है कि जिसमें एक दाम्पत्य मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच के दौरान क्या करे, इंटरक्रॉस की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो मैथुन की प्रक्रिया है, उससे बचे। कह रहा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्राकृतिक या परंपरागत विधियां। तो प्राकृतिक और परंपरागत विधियां क्या हैं कि ये विधियां अंडाणु और शुक्राणुओं के संगम को रोकने के सिद्धांत पे कार्य करती हैं। हमने आपसे कहा ना कि यह क्या है, आफ्टर द ओवल्यूशन के प्रोसेस के द्वारा एग का फॉर्मेशन हुआ, ठीक, यानी कि oogenesis की प्रक्रिया से एग बना, किसमें, फीमेल में बना एग, और मेल में क्या बना, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बना, स्पर्म बना, ठीक। तो जब एग और स्पर्म दोनों आपस में मिल जाएंगे
तो यह प्रक्रिया कहलाएगी फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो कह रहा है कि हमको प्रेगनेंसी से तो बचना है, यानी कि हम गर्भ निरोधक का प्रयोग कर रहे हैं। तो गर्भ निरोधक में पहला है प्राकृतिक यानी कि परंपरागत विधियां, कहते हैं नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड क्या है। तो जो वर्षों से नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड है जो हम पढ़ते आए हैं, उसमें यह है कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी यानी प्रेगनेंसी की प्रक्रिया होगी, वो कब होगी, वो होगी मासिक चक्र के 10वें से लेकर के 17वें दिन के बीच जो है उसे निषेच पीरियड कहा जाता है, यानी कि क्या कहते हैं, निषेच अवधि कहा जाता है। इस समय 10वें से लेकर के और 17वें दिन के बीच अगर क्या होगा कि सेक्सुअल इंटरक्रॉस की प्रक्रिया होगी तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कब, 10वें से लेकर के जो मिनिस्ट्रल साइकिल चलती है कितने दिन की, 28 या 29 की। तो उस 28 और 29 की जो मिनिस्ट्रल साइकिल है उसमें 10वें से, मिनिस्ट्रल साइकिल की बात हो रही है, 10वें से 17वें दिन के बीच क्या होता है कि 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि को कहते हैं फर्टाइल पीरियड, यानी कि निषेच अवधि। इस अवधि में सेक्सुअल इंटरक्रॉस की प्रक्रिया के द्वारा क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत अधिक हो सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से इसमें होगी 10वें से 17वें दिन। तो कह रहा है कि किसी भी दाम्पत्य को यदि क्या करना है, यदि किसी भी दाम्पत्य को मान लीजिए कि किसी प्रकार का वह मेडिकल यूज मतलब कि मेडिसिन नहीं यूज करना चाहता है, तो वह नेचुरल फेनोमेना यूज करना चाहता है और बच्चा नहीं चाहता है, तो उसको प्राकृतिक या परंपरागत विधियां अपनानी है। और उस विधि में क्या है, अवैधिक संयम है। अवैधिक संयम में क्या होगा कि जिसमें एक दाम्पत्य मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच के दौरान सेक्सुअल इंटरक्रॉस की प्रक्रिया ना करें। क्लियर, अगर वो मैथुन से कह रहा है बनते हैं जिसमें अंडोत्सर्ग ओवल्यूशन की अपेक्षित अवधि मानते हैं, क्योंकि 10वें से 17वें दिन के दौरान ओवल्यूशन की प्रक्रिया हो जाती है और इस अवधि के दौरान निषेचन व गर्भधारण के अवसर बहुत अधिक हो जाते हैं। कब, 10वें से 17वें दिन। तो इसीलिए कह रहा है कि अगर हमको क्या करना है कि गर्भ धारण से बचना है तो हमको 10वें से और 17वें दिन के बीच सेक्सुअल इंटरक्रॉस से भी बचना है। ठीक, तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम गर्भ धारण से बच सकते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड है। ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब विदाउट किसी मेडिसिन के द्वारा आप जो है अगर ये चाहते हैं, ऐसे दाम्पत्य की बच्चा नहीं चाहते हैं, तो जो सेक्सुअल इंटरक्रॉस की प्रक्रिया हो वो उनको 10 से लेकर के 17वें दिन तक नहीं करना चाहिए। क्लियर, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, अंडोत्सर्ग हो जाता है। और आप जानते हैं कि ये जो आपका क्या है, यही तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जरा यहाँ पर आप देखिए, यहाँ क्या होगा, ये है आपका ओवरी। तो इस ओवरी से क्या होगा, एग निकलेगा और निकलेगा तो 14वें दिन, याद कीजिए LH की मात्रा सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, LH सर्ज कहेंगे, और ग्राफियन पुट्टिका फट जाएगी। तो फट जाएगी तो जो एग है वो निकल करके कहाँ जाएगा, एम्पुलरी अस्थमा जंक्शन पर जाएगा। तो अब जब यहाँ पर एग है और 72 घंटे तक क्या करेगा, वेट करेगा, तो 14 के बाद 15, 16, 17 हो गया ना, तो 17वें दिन तक कह रहा है। तो अगर यहाँ हम क्या करेंगे, सेक्सुअल इंटरक्रॉस से बचे रहेंगे कोई भी दाम्पत्य, तो वह क्या कर सकते हैं कि गर्भ निरोधक मतलब कि बच्चा अगर वो नहीं चाहते हैं तो उनको यह ट्रेडिशनल मेथड अपनाना चाहिए, क्योंकि इस पीरियड में 10वें से 17वें दिन में इस पीरियड को क्या कहा जाता है, निषेच अवधि कहा जाता है। इस पीरियड में प्रेगनेंसी रुकने के, गर्भधारण होने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं। क्लियर, वैसे तो कोई भी दिन सुरक्षित नहीं माना जा सकता है, लेकिन ऐसा जो है, ऐसी चीजें मानते हैं कि सबसे अधिक जो है, जो फर्टाइल पीरियड होता है, निषेच अवधि होता है, वो कौन सा होता है, 10 से 17। क्लियर, तो इसको हम कहते हैं अवैधिक संयम।
ठीक है। तो अवैधिक संयम में क्या हो गया, फिर से देख लीजिए, जिसमें एक दाम्पत्य मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच के दौरान मैथुन से बचते हैं, जिसे अंडोत्सर्ग की अपेक्षित अवधि मानते हैं। 10वें से 17वें दिन को अंडोत्सर्ग की अपेक्षित अवधि मानते हैं। इस अवधि के दौरान निषेचन व गर्भधारण के अवसर बहुत अधिक होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, निषेच अवधि कहते हैं। ठीक, इस तरह से इस दौरान मैथुन न करने से गर्भधारण से बचा जा सकता है। तो यदि कोई दाम्पत्य यह चाहता है कि वह गर्भधारण से बचे, तो अगर ट्रेडिशनल मेथड अपनाना है उसको, तो वह अवैधिक संयम की प्रक्रिया रख करके और गर्भधारण से बच सकता है। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, स्तनपान अनवर्थ। दूसरा है स्तनपान अनार्तो। दूसरी विधि है ट्रेडिशनल मेथड, स्तनपान अनार्तो कहते हैं। प्रसव के बाद मां जब शिशु को प्रसव के बाद मां जब शिशु को क्या कराती है, स्तनपान कराती है। प्रसव के बाद मां जब शिशु को स्तनपान कराती है प्रसव के बाद मां जब शिशु को स्तनपान कराती है, तब तक आर्तो चक्र तब तक आर्तो चक्र एवं अंडोत्सर्ग आरंभ नहीं होता है। प्रारंभ नहीं होता। इस दौरान गर्भधारण इस दौरान गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य होते हैं। इस दौरान गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य होते हैं। यह विधि प्रसव के बाद ज्यादा से ज्यादा 6 माह की अवधि तक, यह विधि प्रसव के बाद अधिक से अधिक 6 माह तक, अधिक से अधिक 6 माह की प्रसव के बाद अधिक से अधिक 6 माह तक ही मानी जाती है। क्लियर, तो ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड की बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए कि जो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन की प्रक्रिया कब होगी, जब क्या होगा, एग और स्पर्म दोनों आपस में मिलेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा। और कह रहा है कि स्तनपान अनार्तो की प्रक्रिया भी ट्रेडिशनल मेथड में आती है, यानी कि प्रसव का मतलब
पार्चुरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कि शिशु का जन्म जब हो जाए तो प्रसव के बाद माँ जब शिशु को स्तनपान कराती है तब तक आर्तो चक्र और अंडोत्सर्ग, यानी कि जब तक माँ क्या करेगी, शिशु को स्तनपान कराएगी, जब तक माँ शिशु को दूध पिलाएगी उस समय तक उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहेगा। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया क्या होगी, बंद रहेगी, प्रारंभ नहीं होती है। तो इस दौरान गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य होते हैं, ठीक है। यह विधि प्रसव के बाद अधिक से अधिक 6 माह तक की मानी जाती है। तो यह भी एक ट्रेडिशनल मेथड है। अगर इस टाइम पीरियड में सेक्सुअल इंटरक्रॉस की प्रक्रिया की जाए तो क्या होगा, तब यहाँ पर क्या होंगे, यानी कि गर्भ धारण नहीं होगा, गर्भधारण से बचा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरा क्या है, ओव्यूलेशन, दोनों क्या है, बंद पड़ा हुआ है। तो जब ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होगी नहीं, एग यहाँ पर आएगा नहीं तो स्पर्म जाएगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी नहीं, तो प्रेगनेंसी का कोई मतलब बनता नहीं है। तो यह दोनों क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है, मीन्स कि विदाउट एनी मेडिसिन आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिशनल मेथड को अपना करके गर्भधारण से कोई भी दंपति बच सकता है या बचा जा सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए, अब ये आपका हो गया ट्रेडिशनल मेथड। उसके बाद आपका है रोध। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, गर्भ निरोधक हो गया। गर्भ निरोधक में हमने आपको बता दिया कि प्राकृतिक या परंपरागत विधियां, और भी बहुत सारी प्राकृतिक और परंपरागत विधियां हैं, तो उसको आप खुद से भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी तो वो हमने आपको बता दिया कि अवैधानिक संयम क्या है और स्तनपान नार्तो क्या होता है। ठीक, एनी प्रॉब्लम? तो आई थिंक आज के लिए इतना है, बाकी इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं।